किसान साथियों, आज हम कुछ ऐसी खादों के इस्तेमाल के बारे में आपको बताएंगे जिससे धान की बालियां की साइज अच्छी आएगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आएगी, दाने का भराव सही से होगा, दाने खाली रहने की संभावना भी कम हो जाएगी और कुछ बीमारियों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और आपके मन में अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या आवश्यक कार्य हमें बालियाँ आने से पहले और बालियाँ आने के बाद और बालियाँ निकलते समय करना चाहिए। तो पूरा वीडियो के साथियों आप ज़रूर देखिएगा और एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बालियाँ निकलने से पहले क्या क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, बालियाँ निकलने से पहले 2-3 खादों का इस्तेमाल हमें धान की फसल में करना होता है जिससे बालियाँ अच्छी आएँ। इसके साथ साथ 2-3 सावधानी भी आपको बरतनी होती है। सबसे पहले कुछ सावधानी की बात करते हैं। जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलना स्टार्ट हो तब खेत में पानी भर दीजिए और जो खेत में पानी है तब तक आप भर के रखिए जब तक आपकी पूरी बालियाँ बाहर निकल ना आए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बालियाँ निकलते समय पानी की कमी हो जाती है तो फिर बालियाँ सही से नहीं आती हैं और बालियाँ निकलते समय पानी भरने से थोड़ा तापमान में भी कंट्रोल हो जाता है। अगर तापमान भी थोड़ा ज़्यादा रहता है तो होता क्या है कि बालियाँ हमारी जो है वो सफ़ेद हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बालियों के अंदर चावल नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। किसान साथियों, पानी पे विशेष आपको ध्यान देना है। पानी की कमी ना तो बालियाँ निकलने से पहले होनी चाहिए, ना ही बालियाँ निकलते समय होनी चाहिए और ना ही बालियाँ निकलने के बाद। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, बालियाँ निकलने के बाद भी आपको पानी भर के रखना है। बस आप नमी लगातार बना के रखिए, मिट्टी में नमी की कमी ना होने दीजिए। और आप जब आपके दाने जो होते हैं धान के वो हल्के सुनहरे रंग के होने लगे तब तक पानी की कमी आपको धान की फसल में नहीं करना चाहिए। अगर नमी की कमी इन अवस्थाओं में हो जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब बात करते हैं इस समय लगने वाली कुछ बीमारियों के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कौन सी खाद का इस्तेमाल हमें बाली आने से पहले करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा समस्या शीत ब्लाइट की भी इसी अवस्था में होती है। शीत ब्लाइट की समस्या से हमारी फसल में अगर अच्छे से प्रकोप हो जाता है तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या आप रोकथाम करिए ये भी हम जान लेते हैं। तो शीत ब्लाइट के रोकथाम के लिए एक तो आप यूरिया खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। अगर आप यूरिया ज़्यादा डालेंगे या फिर बालियाँ निकलने से पहले भी बहुत सारे किसान साथी मैंने देखा हुआ है कि यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। इस समय यूरिया डालने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। आपके पौधे की हाइट बढ़ जाती है जिससे एक तो फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है और बीमारी लगने का खतरा, कीटों का अटैक आपकी फसल में ज़्यादा होता है। तो शीत ब्लाइट के नियंत्रण के लिए आप हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल करिए, जो 400 ग्राम मात्रा आपको लेनी है इसकी, और इसको आपको 200 लीटर पानी में घोल के हेक्साकोनाजोल को आपको स्प्रे करना है। या फिर जो सीठ मार आती है इसका इस्तेमाल करिए। 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। तो इससे जो है वो शीत ब्लाइट का नियंत्रण आप आसानी से कर पाएंगे। चाहे हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल करिए, चाहे शीत मार का इस्तेमाल करिए, इससे इसका नियंत्रण आसानी से आप कर पाएंगे। एक दो बीमारी, एक दो कीट और लगते हैं, जैसे पत्ती लपेटा का भी अटैक देखा जाता है, या गोप की सुंडी या तना छेदक, तमाम तरह के कीट इस समय लग जाते हैं। तो पत्ता लपेट, गोप की सुंडी या तना छेदक, इसका नियंत्रण आप एक फार्मूले से कर सकते हैं, एक दवा से कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 फार्मूले आपको बता देते हैं। एक तो है फ्लोवेंडामाइड, ये जो आती है 39.35% में, इसकी 30 से 40 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करिए। या फिर दूसरा फार्मूला आता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल, जो आती है 0.4% GR में, इसकी आपको 4 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यह दानादार रूप में आपको मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल आप करिए। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको डालना है। अगर मान लीजिए प्रकोप हो गया है, चाहे गोप की सुंडी, तना छेदक या पत्ता लपेट का, तो मान लीजिए प्रकोप के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप फ्लोवेंडामाइड का स्प्रे कर देंगे, क्योंकि स्प्रे जो आप करते हैं थोड़ा जल्दी काम करता है। बाकी आपकी मर्जी, चाहे आप फ्लोवेंडामाइड का इस्तेमाल करिए,
चाहे क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का इस्तेमाल करिए। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको डालना पड़ेगा, जिससे पत्ता लपेट, गोप की सुंडी या तना छेदक का नियंत्रण आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसका अटैक हो जाता है। अगर आपके वहाँ किसी दूसरी बीमारी का अटैक होता है, BLB हो गया या फिर कोई दूसरा हो गया, BPH हो गया, तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, अगर आपके वहाँ पे अटैक होता है, अगर आप इसके ऊपर भी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे एक कमेंट करिए, हम आपको इसके ऊपर दूसरी वीडियो में बता देंगे। सोचते हैं कि एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया जाए कि कौन कौन सी बीमारियां धान में इस समय लगती हैं, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो कम से कम 10 कमेंट अगर आते हैं तो इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं हमें क्या डालना चाहिए, खासकर बाली निकलने से पहले। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपको नमी चेक करना है। अगर नमी ना हो तो पहले आप पानी लगाइए, उसके बाद ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये भी देना है कि इन अवस्था में यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो नुकसान होगा। तो पहली चीज़ तो हम सभी जानते हैं, हम डालते हैं 05234 जो NPK आता है। 05234 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। अब पाया तो जाता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, हो सकता है आपको ना पता हो। फास्फोरस इस अवस्था में कार्य करता है, भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। आप सभी को पता होगा फास्फोरस से जड़ विकास बहुत अच्छे से होता है, लेकिन फास्फोरस का एक दूसरा काम भी इस अवस्था में होता है कि आपके पौधे में जो भोजन बनता है, उस भोजन को आपके पौधे में जहाँ पे विकास कार्य हो रहा होता है वहाँ तक पहुँचाना। यानी इस समय बालियों का निर्माण होता है, इस समय आपके पौधे में जितना भी भोजन चाहिए वो बालियों के निर्माण के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है वो सारा भोजन जो है आपका, वो बालियों के आसपास पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। यानी फास्फोरस एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, भोजन पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ साथ पोटेशियम इसमें 34% यानी पोटास भी पाया जाता है। पोटास फल फूल दाने बीज के निर्माण में सहायता करता है। पोटास पौधे में बीमारी लगने से बचाता है। पोटास रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। पोटास मौसम की विपरीत परिस्थिति में फसल को सहने की क्षमता प्रदान करता है। सूखा पड़ गया तो उसके प्रति भी आपके पौधे को सहनशील बनाता है। तो पोटास तने को भी मजबूत करता है, जिससे हमारी फसलें आसानी से गिरती नहीं हैं। तो पोटास आप मतलब ये जो 05234 है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, अगर आपकी धान की फसल अभी केवल 50-55 दिन की हुई है, आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो ऐसे में आपके पास आखिरी मौका है। जो MOP पोटास 60% वाला दानेदार वाला आता है, इसका इस्तेमाल आप 20-25 किलो पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर ना डाला हो तो डाल दीजिए, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी फसल 55 या 60 दिन से ऊपर की हो गई है तो आपको नहीं डालना है। तब आप कुछ NPK आते हैं, जैसे NPK 0050 वगैरह, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें 50% पोटेशियम यानी पोटास और 17.5% सल्फर पाया जाता है। तो यहाँ पे ये बढ़िया काम करेगा। अगर आपकी फसल 55 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 60-65 दिन आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो ये NPK का स्प्रे कर दीजिए। अगर आपकी धान की फसल 40, 45, 50 या 55 दिन अधिकतम हो गई है तो आप दानेदार पोटास अभी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटास ना डाला हो, उन किसान साथियों की थोड़ा हेल्प कर दी। अब हम जानते हैं इसके NPK जो हमने बताया कि बाली निकलने से पहले आपको गबोड़ अवस्था में इसका इस्तेमाल यानी गोब की अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है 05234। इस NPK के साथ आपको दूसरा चीज़ मिलाना है जिंक। अब जिंक का भला इस अवस्था में क्या काम, जिंक का इस्तेमाल शुरुआत में करने से पौधे में कल्ले अच्छे आते हैं, पौधे का विकास अच्छे से होता है। लेकिन इस समय अगर आप बाली बनने से पहले अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो जिंक भोजन के निर्माण में काफ़ी तेज़ी लाता है। जिंक से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ होती है। इस समय जिंक डालेंगे तो पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा। जब पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा तो पौधे में बालियों का विकास भी तो अच्छे से ही होगा। तो जिंक जो आती है 12% वाली, केवल वही जिंक आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम NPK 05234 डालेंगे जिसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और फास्फोरस के साथ हम ना तो जिंक सल्फेट 33% वाला डाल सकते हैं और ना ही हम 21% वाला जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। लेकिन जो EDTA वाला जिंक आता है, जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं, 12% वाला जो आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें भी कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। अगर आप NPK 05234 के साथ 12% वाला EDTA जिंक डालते भी हैं तो सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, इकट्ठा नहीं घोलना है। उसके बाद जब टंकी में आपको डालना हो तो इकट्ठा डाल के स्प्रे कर सकते हैं। मतलब सीधा मतलब यही है कि 05234 को आप जो आता है जिंक 12% वाला, इसके साथ मिला तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता, इसलिए अलग अलग घोल बनाना है। तो जिंक 12% वाला 120 ग्राम। तीसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन। बोरोन बहुत अच्छे से काम करता है।
बोरोन आपकी फसल में परागण प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है। कई बार ऐसा होता है कि बालियां तो काफ़ी अच्छी आती हैं, बालियों के अंदर दाने भी काफ़ी अच्छे और ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं, लेकिन दाने का भराव नहीं हो पाता है। यानी जो फरहा दाने हम जिसको बोलते हैं, दाने जो खाली रह जाते हैं, वो कई बार बोरोन की कमी की वजह से भी हो सकता है। अगर बोरोन की कमी हो जाती है तो परागण सही से नहीं होता है। अगर परागण सही से नहीं होता है तो आपकी फसल में दाने खाली रहने की समस्या होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अच्छे से परागण हो इसलिए हम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन परागण में हेल्प करता है, पराग नली का निर्माण भी करवाता है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग आपको 100 से 120-125 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरोन मत डालिएगा, नहीं तो फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो NPK 05234 1 से 1.5 किलो, जिंक 12% वाला 120 ग्राम, बोरोन भी आप 120 ग्राम ही डालिए। लगभग 1 एकड़ में इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो बोरोन 20% वाला 120 ग्राम के आसपास, ये 3 चीज़ें लेना है। तीनों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए और उसके बाद में टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे कर देते हैं। आपके पौधे में बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, दाने का भराव भी अच्छे से हो जाएगा। जब बालियाँ निकल आती हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल एक NPK डालना है 0050। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। ये NPK दाना भरते समय 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो बहुत ज़्यादा पानी भर के भी मत रखिए, नहीं तो फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।